नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बुलियन स्पेशल में। आज हमारे साथ ग्राउंड पे कुछ बड़े ज्वेलर्स हैं, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं गौरव सर। सबसे बात होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्राइसेस को लेकर, क्योंकि जिस तरह से प्राइस में देखने को मिले हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो रिकॉर्ड से करीब 2000 रुपए गोल्ड का भाव नीचे है। चांदी की बात करें तो 8000 रुपए तक की गिरावट अब तक रिकॉर्ड स्तरों से आ चुकी है। लेकिन क्या आगे किस तरह का ट्रेंड रहेगा और इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस है और आगे का रास्ता कैसे तय करना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे प्राइस से लेकर। सबसे पहले हमारे साथ सौमिक रॉय चौधरी साहब हैं। सर, आप एक बड़े ज्वेलर हैं, 30 से ज़्यादा स्टोर्स आप रन कर रहे हैं। पहला सवाल आपसे होगा, किस तरह का डिमांड ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है गोल्ड को लेकर फिलहाल? देखिए, प्राइस के बात अगर किया जाए तो लास्ट 4 साल या 5 साल में अगर देखेंगे तो प्राइस डबल हुआ। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट या बहुत मुश्किल है कहना कि अगले 1 महीने में क्या होगा या 2 महीने में क्या होगा। बट अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखे तो लॉन्ग टर्म हमेशा ही गोल्ड अपवर्ड्स रहा है। तो अभी जब प्राइस करेक्ट हुआ है, हमारा विश्वास कि कंज्यूमर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा फिर से ज्वेलरी में और गोल्ड में निवेश करने के लिए। ओके, यानी इनका कहना है कि गोल्ड के जो प्राइसेस है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा बेहतर रहते हैं। हो सकता है आपको टाइम नहीं करना है, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए या कोई एक टाइम आपने तय कर रखा है कि इतने टाइम में इतना रिटर्न देगा, वो कभी टाइम करके मत चले। लेकिन जब लंबी अवधि के लिए आप जाएंगे तो आप हिस्टोरिकली भी आप देखें, किसी भी एसेट क्लास में बेहतर रिटर्न मिलता है तो वो गोल्ड में भी रिटर्न मिलेगा। मनोज जी, कामाख्या ज्वेल्स के MD हैं, आप हमेशा बेरिश मूड में रहते हैं गोल्ड को लेकर, क्या लग रहा है किस तरह के प्राइसिंग ट्रेंड देखने को मिलेंगे गोल्ड को लेकर? अगर साल अंत तक की बात करें तो किस तरफ जाता दिख रहा है और ये भाव क्या खरीदारी के लिए सही है या कि आपको लग रहा है कि और भी मंदी बाकी है गोल्ड में? सर, ऐसा नहीं है कि मैं मंदी में हमेशा रहता हूँ। जब गोल्ड 30,000 का था तब मैंने तभी बोला था कि गोल्ड 60,000 हो जाएगा। जब डायमंड प्राइसेस पिछले दिवाली पे आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो नेशनल टीवी पे आके बताया था कि डबल हो जाएगा डायमंड प्राइस। लेकिन आज का जो प्राइस है ये कहीं भी गोल्ड को मुझे सपोर्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पिछली बार भी जब ये 20,050 डॉलर रेट हुआ था तब भी मैंने बोला था कि गोल्ड का ये स्टेबल प्राइस नहीं है। और आज भी ये तो अभी पिक्चर बाकी है सर, $1960 कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी गोल्ड को 1800 के नीचे जाना चाहिए। और देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं उसका जो प्रीमियम है आज भी है। महंगाई दर अभी भी अमेरिका में कम नहीं हुई है। जो फेड है अभी भी अकस्मात है कि कब कम करें ना करें, क्योंकि क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो फेड का इंटरेस्ट रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए हाई रहेगा। अगर ये हाई रहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो गोल्ड के लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो गोल्ड को निगेटिव के तरफ ले जाते हैं। तो मेरा पर्सनल ऐसा थॉट का है कि फॉर ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा गोल्ड में रुक सकते हैं। अगले 6 महीने में गोल्ड में गिरावट आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आपका प्रोस्पेक्ट है एज ए गोल्ड, तो गोल्ड से बढ़िया तो वर्ल्ड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कोई भी भाव में खरीदें, लॉन्ग टर्म में आपको गोल्ड बेहतर ही नजर आएगा। यानी अब तक दोनों क्लियर व्यू है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको खरीदारी करनी है तो वेट करें, हो सकता है करेक्शन देखिए, क्योंकि कई सारी चीज़ों का प्रीमियम मौजूदा भाव में दिख रहे हैं। जो वॉलिटिलिटी है वो कम होगी तो प्राइस भी यहाँ पर कम हो सकता है, ये चिंता है। शुभांकर सिंह साहब, एज ए ज्वेलर नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट के बड़े ज्वेलर्स में से एक है, 130 से ज़्यादा स्टोर आपके पास है। किस तरह का ट्रेंड खरीदारी का है और प्राइस को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह का ट्रेंड आगे रह सकता है? देखिए, हम लोग जो देख रहे थे कि लास्ट 2-3 महीने उसमें से अक्षय तृतीया भी थे, तो अक्षय तृतीया में उस दिन में कस्टमर्स आए थे, ग्राहक मौजूद थे। जिन लोगों का घर में शादी थे उन लोग को सामने में गोल्ड का प्राइस और बढ़ जाएगा उस डर में लोग खरीद रहे थे। और जो थोड़े बहुत जो होम सेविंग्स हो रहे थे, एवरीडे वेयर ज्वेलरी, लाइट वेट ज्वेलरी, उसका खरीदारी चल रहा था। अभी प्राइस जब नीचे थोड़े आ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर जब ऑलरेडी देख चुका है कि ये गोल्ड का प्राइस 62,000 63,000 में था, अभी 58-59,000 के बीच में है, तो ये एक डील दिख रहा है, एक ऑफर दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और कस्टमर धीरे धीरे स्टोर में आना चालू कर दिए। अगर देखा जाए कि फ्यूचर में प्राइस कैसे लग रहा है, मनोज भाई जैसे बोल रहे थे कि मे बी 1000, 1500, 2000 और थोड़ा कम बेसी हो सके, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया वाइड, वर्ल्ड वाइड हम लोग जो देख रहे हैं, अनसर्टनिटी ग्लोबली चल रहा है, डॉलर बहुत सारे प्रिंटिंग हो रहे हैं, अभी डेट सीलिंग का बातचीत चल रहा है, डेट सीलिंग हो जाएगा नेगोशिएशन तो फिर से डॉलर और प्रिंट होंगे, तो
तो करेंसी का वैल्यू डिवैल्यू होते जाएंगे और गोल्ड का प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ता जाएगा। जिसको थोड़े थोड़े का खरीदना है इस प्राइस में भी खरीदिए, गिर जाए तो खरीदिए, ऊपर जाए तो खरीदिए, खरीदते रहिए। ओके, यानी स्टैगर्ड वे में खरीदे, हर प्राइस में एवरेज करते चले और लंबी अवधि का नजरिया रखें। ये अब तक व्यू बन के आ रहा है। दिनेश जी, आपका व्यू गोल्ड प्राइस को लेकर क्या है? बाकी मुद्दे बाद में बात होंगी। नहीं, गोल्ड प्राइस में तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी मंदी जरूर आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये हमेशा ऊपर ही रहा है और ऊपर ही रहेगा। तो कितनी मंदी आ सकती है? अगर आप शॉर्ट टर्म में मंदी दिख रही है तो कितनी मंदी? मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 57,500 और 58 के बीच में और देखा। ऊपर में साल अंत तक क्या लग रहा है, कहाँ तक जा सकता है सोना? सालांतर तक ये मैं समझता हूँ 63 तक जा सकता है। साल अंत तक आपको, शुभांकर सिंह साहब? 63 64 तक जा और सकते लोअर लेवल आप क्या देख रहे हैं? क्या बैंड है पूरे साल के लिए? साल के लिए बैंड मेरे हिसाब से 56 57 से 62 63। ओके, आपका बैंड क्या होगा मनोज जी? सर मैं इंडियन रुपीस में तो नहीं बता सकता, लेकिन डॉलर में मुझे कहीं ना कहीं अगर कांस्टेंट रखे करेंसी को, फैक्टर को, कि यही रुपया अगर इसी लेवल के आसपास रहा, देखिए $1800 के आसपास दिखता है। अगर $1800 के आसपास आएगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं 3000 3,500 रुपया नीचे और गोल्ड आपको मिलने की यानी पूरी 55 से 56,000 रुपए तक आ सकता है। हाँ, मुझे तो पूरी आसार है यहाँ से उस भाव के आसपास गोल्ड का और भी आ अपर सकता है। बैंड क्या देखते हैं सालांत तक के लिए? सर ये अपर बैंड तो ये ऑलमोस्ट पीक हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई अभी जो पूरी अनसर्टेनिटी चल रही है वर्ल्ड में, कोई नई अनसर्टेनिटी आ जाए तो यहाँ से वापस $100 ऊपर, $100 ऊपर तो 3,000 रुपये और ऊपर। तो इस तरह का चीज़ है, यहाँ से 3-4 हज़ार ऊपर और 3-4 हज़ार नीचे का पूरे चांस है। ओके, सेकेंड हाफ के लिए 2023 के जो बचे हुए महीने हैं उसमें गोल्ड का आप क्या रेंज देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड कोई एक सिंगल फैक्टर के लिए प्राइस मूवमेंट नहीं होता, बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण गोल्ड प्राइस मूवमेंट होता है। बट मेरे हिसाब से अभी जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो जितना देख पा रहा है, जितना फोर्सी कर पा रहा है, मेरे हिसाब से 58 to 59 शुड बी द मीन प्राइस। ओके, हमारे साथ एंजल वन से भी मौजूद है प्रथमेश माल्या। प्रथमेश जी, आपसे मेरा आप सवाल होगा गोल्ड को लेकर। एक टेक्निकल चार्ट पर अब देखकर बताया कि मीडियम टर्म में क्या लग रहा है, गोल्ड के प्राइस किस तरफ जा सकते हैं? प्रथमेश जी। से मेरी भी पॉसिबिलिटी यही यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, 1,000 से 1,500 रुपये करेक्शन नियर टर्म पे आपको पॉसिबल दिख रहा है। फिलहाल मेरे ख्याल से 59,500 और 60,000 के रेंज में, मेरे ख्याल से यहाँ से आप 1,500 नीचे का रेंज पकड़ ले तो अराउंड 57,500 और 58,000 के बीच में आपको नियर टर्म में पॉसिबल जो है वो रेंज देखने को मिल सकता है। ओके, तो गोल्ड को लेकर प्रथमेश जी का ये व्यू है। लेकिन चलिए, अभी हमारे साथ ये आईडीटी के डायरेक्टर भी हैं गौरव, आपसे मेरा सवाल होगा। भारत सरकार हमेशा कोशिश अब कर रही है हर सेक्टर को लेकर कि कैसे मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो यहाँ के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? आप क्या कर रहे हैं इस दिशा में? अब तक तो कुछ दिख नहीं रहा है ग्राउंड पर। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजेंडा है, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हम उसी के तहत लेबोरेटरीज स्टार्ट करी है हमने सूरत में, मुंबई, दिल्ली एंड त्रिशूर में। एंड देन आईडीटी कनेक्ट प्रोग्राम्स हैं जो हम कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर में लॉन्च कर रहे हैं, जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स रहेंगी वहाँ पे। कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हमारे फॉरेन लैब से अलग हम चल रहे हैं। जैसे ड्यूअल एनालिसिस प्रोसेस है, हर पीस को, डायमंड को जो ज्वेलरी में है या लूज है, उसको 2 ग्रेडर करेंगे, सिर्फ एक के डिसीजन पे वो नहीं रहेगा। सिमिलरली मोबाइल लैब्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मशीनरी लेके वहीं पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेलर के पास हम जाते हैं, रादर देन जोखम को, जो डायमंड्स को, ज्वेलरी को बाहर लेके आना है। लेकिन कब तक उम्मीद करें कि यहाँ के सर्टिफिकेशन को ग्लोबल एक सर्टिफाइड ज्वेलरी के तौर पर देखा जाएगा और सारी जितने भी ज्वेलर्स यहाँ पर बैठे हैं वो इंडिया के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट को मान्यता दे और वही सर्टिफिकेट जारी करे आगे? सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। अनदर 18 to 24 मंथ्स, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, पूरा इंडिया को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। और जितने चेन स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स, इवन स्मॉल एंड बिग, टियर 2, टियर 3, उनको अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। प्रोग्राम्स लाइक जीजेसी, जीजेईपीसी के जो हैं जितने भी इनिशिएटिव्स हैं हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट द एंटायर इंडिया अंडरस्टैंड्स कि ऐसा नहीं कि जो बाहर है, जो वेस्ट में है, वही फॉलो करना है। जब सब चीज़ों में गवर्नमेंट
का सपोर्ट मिल रहा है, एड मिल रहा है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया में ज्वेलरी का, वाई नॉट, यहाँ पे करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमें। ओके, चलिए अब कुछ और मुद्दे हैं। अब बात कर लेते हैं जो सबसे चर्चा में आजकल 2000 रुपए के जो नोट की वापसी का जब से फैसला हुआ है, अलग अलग तरह के र्यूमर्स है। पहला र्यूमर्स ये आ रहा है कि उसका इस्तेमाल ब्लैक मनी को वाइट करने में लगा हुआ है, ज्वेलर्स के पास उससे खरीदारी हो रही है, और ज्वेलर्स उसका फ़ायदा ये उठा रहे हैं कि वो प्रीमियम भाव पे, उसके लिए 2000 रुपए के नोट से अगर आप पेमेंट करते तो अलग भाव, और बाकी नोट के जरिए पेमेंट करते तो अलग भाव। इस पर कुछ सफाई देना चाहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये र्यूमर्स मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया कि मेरे यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जिसने नहीं, कहा मैं एज ए एसोसिएशन, क्योंकि आप डायरेक्टर भी है जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के, आपके मेंबर्स जो छोटे शहरों में हैं, क्या वहाँ से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है क्या? नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं। कुछ आइसोलेटेड केसेस हो सकते हैं जहाँ पे वो तो हर जगह ब्लैक शिप होती है, बट इस बार इस 2000 के नोट को लेके ऐसा कोई मार्केट में तनाव नहीं है, क्योंकि बैंक में आप जमा कर सकते हैं, बैंक में ले सकते हैं, तो ऐसा कोई तनाव मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो रेट का डिफरेंस जो बिल में और बिना बिल में है, वही डिफरेंस 2000 के नोट के लिए भी है। ओके सर, क्या आपके पास ज़्यादा स्टोर से, आपके पास रिपोर्ट ज़्यादा आती होंगी, क्या 2000 नोट का जो कलेक्शन है वो आपके स्टोर पे ज़्यादा तो नहीं बढ़े हैं सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स में? नहीं, हम लोग तो पूरा KYC का जो आधा नॉर्म्स है हम लोग वो चालू कर दिए। ज़रूर कस्टमर के पास अगर घर में 5-10 नोट सब घर में पड़ा हुआ रह ही सकता है, तो कस्टमर आ रहा है, मगर ताकि इसका ट्रैकिंग रहे, ताकि गवर्नमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन उनको लगा, तो कोई भी ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री हम लोग गवर्नमेंट के साथ है कि कस्टमर को भी दिक्कत ना आए और कोई गलत ना भी सोच ले। सो हम लोग पूरा KYC जो भी नॉर्म्स है, जो जैसे बैंक एक फॉलो करेंगे वैसे ही ज्वेलर्स लोग फॉलो करेंगे और उसको पालन करके चलेंगे। तो जिसको खरीदना है वो खरीदे, और उस हिसाब से काम चल रहा है। ओके, सौमिक, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, क्या लग रहा है कि नंबर ऑफ 2000 के नोट्स हैं वो आपके पास ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं अब? नहीं, ये सरासर गलत है। इनफैक्ट आई वुड से इट इज़ द अदर वे अराउंड, कि यहाँ पे जैसे इवन द बैंक्स आर एक्सचेंजिंग द नोट्स, जैसे आप पेट्रोल पंप में दे सकता है, बाकी जगह दे सकता है, फॉलोइंग अ सर्टेन प्रोसीजर। वो प्रोसीजर है कि जैसे बैंक आपका KYC फॉलो कर रहा है, जो भी अगर नोट दे रहा है वो अगर प्रॉपर आधार कार्ड दे रहा है, अप टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट लीगली वी कैन टेक, उतना ही मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा या कोई भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार वो, दिस इज नॉट अ डीमोनेटाइजेशन, इट इज स्टिल अ लीगल टेंडर। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ अभी तक अनुभव नहीं किया हम लोगों ने। यानी इन लोगों की तरफ से सफाई आ रही है कि छोटे मोटे हो रहे होंगे, लेकिन जो भी हो रहे हैं ये KYC नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। अगर कोई खरीदारी करने भी आ रही है तो प्रीमियम भाव नहीं ले रहे हैं। इस पर और ज़्यादा सफाई के लिए हमारे साथ जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन सैम मेहरा हैं। सैम, आपसे मेरा भी यही सवाल होगा, एज ए जेम्स ज्वेलरी काउंसिल को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके बहुत सारे लाखों मेंबर्स होंगे, लाखों बड़े ज्वेलर्स होंगे, क्या वहाँ पर 2000 के नोट से शॉपिंग ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ पर KYC नियमों का पालन हो रहा है? और एक और इसे ऐड किया हुआ सवाल ये है, क्या आपके मेंबर्स क्या ज़्यादा प्रीमियम भाव तो 2000 रुपये के नोट के पेमेंट के जरिए तो नहीं ले रहे हैं? नमस्ते विश्व मोहन जी। देखिए, जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, कोई भी प्रीमियम नहीं ले रहा है। 2000 के नोट जो भी आ रहे हैं वो अभी भी लीगल टेंडर है। KYC के नॉर्म्स पूरे लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर पैन कार्ड लिया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है, और 50,000 के ऊपर जो नोटों के नंबर हैं वो भी एक्सेल फॉर्मेट के अंदर ले रहे हैं। और जो भी KYC की फॉर्मेलिटी पूरे कर रहे हैं कंज्यूमर, वो कंज्यूमर से पैसा लेकर उसको वही भाव के अंदर ज्वेलरी या गोल्ड बार्स दिए जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की जो नीति है, ये जो डिमोनेटाइजेशन की 4 महीने के बाद जो इस नोटों को बंद करना है, उसको पूरा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। और कोई भी ऐसा रश नहीं है, ऐसा पैनिक नहीं है। नॉर्मल बाइंग 5 से 7% बढ़ी है। 2000 के नोट लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन SBI और बाकी बैंक्स भी 20,000 तक के नोट बिना सवाल लिए जा रहे हैं। तो कोई ऐसा पैनिक नहीं है इंडस्ट्री के अंदर की अभी के अभी आप ज्वेलरी खरीद लो, 2000 का नोट बंद हो जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मार्केट के अंदर। नॉर्मल तरीके से जैसा बिजनेस होता है वैसा ही बिजनेस जैसे पहले हो रहा था, वो भी आज भी वैसे ही हो रहा है। ओके, यानी नियमों की अनदेखी नहीं हो रही है, जो नियम है उस हिसाब से ही काम हो रहा है, KYC नियमों का पालन किया जा रहा है, कोई प्रीमियम भाव भी नहीं ले जा रहे हैं। ऐसे जितने भी ज्वेलर्स एसोसिएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका यही कहना है। लेकिन एक और मुद्दा है, सैम आपसे ही सबसे पहले पूछ लेते हैं, वो है हॉल मार्किंग को लेकर। बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया कि जो भी ग्राहक, जो भी कंज्यूमर्स हैं, अगर उनके पास कोई भी ज्वेलरी है बिना हॉल मार्क की हुई, अगर वो ज्वेलर्स के पास एक्सचेंज के लिए या रीसेल के लिए जाते हैं, अगर बिना हॉल मार्क वाले वो ज्वेलरी है तो उसने हॉल मार्क
हॉलमार्क करा के ही वो उसे बेच पाएंगे या एक्सचेंज कर पाएंगे, ऐसा कुछ है? इस पर क्या सफाई देंगे आप? हमारी बात हुई थी जब ये ऐसी एक न्यूज आई थी, तब हमने हॉलमार्किंग BIS में फोन भी किया था, हमारी बात भी हुई। ये इसमें सच्चाई नहीं है। कोई भी कंज्यूमर को अपनी ज्वेलरी जब वापस लेकर आएगा, चाहे उसने 30 साल पहले ली हो, 25 साल पहले ली हो, किसी भी दुकान के दादाजी ने माल बेचा हो, उसके पोते बैठे हो दुकान के अंदर, तो भी उनको वो माल, उनका बिल हो, उनका अगर नाम हो, तो उनको विदाउट हॉलमार्किंग करवाए वो माल दे सकते हैं, बेच सकते हैं, और पूरे का पूरा भुगतान जो भी रिटेलर है वो उस कंज्यूमर को करेगा। कोई भी कंज्यूमर अफेयर्स ऐसा कोई भी चीज नहीं लेकर आएगी जिसमें एंड कंज्यूमर को तकलीफ हो, उसको वापस खरीदने के टाइम पर वापस हॉलमार्किंग जाकर चेक करना हो। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी नीति नहीं आई है। फैक्ट चेक जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल राइट है, और इसके अंदर कोई भी कंज्यूमर को तकलीफ नहीं आएगी। वो अपनी ज्वेलरी लेके जाए, जो उसे वादा किया गया था माल बेचने के पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले या 3 साल पहले, वही रेट से, अभी रेट बढ़ा हुआ है, उसी रेट से उसका पैसा वापस रिटर्न या ज्वेलरी एक्सचेंज के अंदर मिल जाए। ओके, यानी देश के सबसे बड़े ज्वेलरी संगठन जेम ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन का कहना है कि हॉलमार्किंग को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कंज्यूमर्स के मन में, वो बिल्कुल सही नहीं है। और BIS ने भी इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी थी कि फैक्ट चेक करके भी बताया था कि रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। अगर बिना हॉलमार्क वाली भी ज्वेलरी है तो आप जब भी जाएंगे तो उसे रीसेल भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, भले ही प्योरिटी के आधार पर उसको आपकी रीसेल वैल्यू दी जाएगी। आप कुछ इस पर सफाई देना चाहेंगे हॉलमार्किंग को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, शुभांकर सिंह साहब? नहीं, मेरे तौर पे हॉलमार्किंग, अगर कस्टमर के पास पुराना सोना है, वो कस्टमर शोरूम में जा रहे हैं सब ज्वेलरी स्टोर्स में और वो एक्सचेंज कर भी रहे हैं, तो ज्वेलर्स लोग पूरा कस्टमर को सर्व करने के लिए रेडी है। हाँ, हालांकि कस्टमर को जो अगर बेचने के लिए कोई थॉट रहे कि किसके जाके बेचूं, तो जो कस्टमर जो ज्वेलर का है उस ज्वेलर के पास जाएंगे तो वो ज्वेलर ज़रूर खरीद लेगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और फिर आप गोल्ड लोन लेने के लिए जाओ या कहीं पे लेने के लिए जाओ, तो मे बी वो ज्वेलरी, उन लोगों के पास गोल्ड टेस्टिंग मशीन है, वो टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट करके आपको लोन दे देंगे। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिनेश जी, मेरे पास दादी की दी हुई कोई ज्वेलरी है, मैं आपके स्टोर पे कल आऊँगा, बिना हॉलमार्किंग की हुई है, क्या करेंगे? कैसे पूरा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे? देखिए, सिंपल है। आप एक कंज्यूमर है, आप ज्वेलर नहीं है, आपने कोई GST नंबर नहीं लिया है, तो और अगर मैं आपको मान भी लूँगा आप ज्वेलर है, तभी 40 लाख के नीचे आपको बिना हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचने का अधिकार है। तो हॉलमार्किंग होना आपकी ज्वेलरी बेचने के लिए आवश्यक है भी नहीं, यदि आप ज्वेलर है। और यदि आप ज्वेलर नहीं है तो उसके लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ है या किसने किया, ये इसका कोई आधार नहीं है। हम बिल्कुल अच्छी तरह से, जो भी व्यक्ति अपनी ज्वेलरी बेचने को आएगा, हम लेंगे, उसकी प्योरिटी के हिसाब से लेंगे और अच्छा से अच्छा उसका जो रेट हो सकता है उनको देने की कोशिश करेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता है कि हॉलमार्किंग का नियम कोई आड़े आ रहा है। ओके, यानी देश के जितने भी बड़े ज्वेलर्स हैं, इनका कहना है कि हॉलमार्किंग को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। कंज्यूमर जब भी चाहे उनके प्योरिटी के आधार पर वो अपनी ज्वेलरी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी भी जाए और बेचे, एक्सचेंज करे, जो करना है वो कर सकते हैं। ये नियम जो हॉलमार्किंग एक्ट है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए और जो सेलर्स है, जो ज्वेलर्स है, उनके लिए लागू है। कंज्यूमर्स अगर सेलर है तो उनके लिए ये लागू नहीं है। अब बात क्लियर हो गई। अब बात आते हैं लैब डायमंड को लेकर, क्योंकि एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि डायमंड इंपोर्ट में जिस तरह की गिरावट आई है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, उसके बाद से वापस से फोकस में आ गया है लैब डायमंड। जिस तरह की ग्रोथ, एक पैरेलल इंडस्ट्री पूरी तरह से खड़ी होती जा रही है। आप भी डायमंड में डील करते हैं, क्या लग रहा है किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में है? देखिए, लैब ग्रोन डायमंड ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इंडस्ट्री है, उसका कस्टमर एकदम अलग है। रियल डायमंड, नेचुरल डायमंड के कस्टमर्स पूरे अलग हैं। अब सरोस्की थी पहले, अभी भी है रादर, और अमेरिकन डायमंड है, नेचुरल डायमंड है, तो ये प्राइस बैंड बहुत डिफरेंट है। 100 रुपये की चीज़ जहाँ नेचुरल डायमंड है, वहीं लैब ग्रोन डायमंड की प्राइसेस उसके सामने बहुत कम है। तो वो एज ए कस्ट्यूम ज्वेलरी भी लोग यूज़ करना चाहेंगे, और उसका पूरा बाज़ार अलग है, कस्टमर अलग है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे लोग रियल डायमंड, उनके लिए ये ज्वेलरी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। पहनो फेंको, बहुत सारी तो रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है?
ऐसा नहीं है, उसका भी रीसेल वैल्यू है, व्यापारी अपने अपने तरीके से देते हैं और अभी मार्केट में इन हुआ ही है तो अलग अलग तरीके से रीसेल वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा उसका प्राइस है भी नहीं। लेकिन ओवरऑल इंडिया ग्रो कर रहा है, ज्वेलरी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। इसी ज्वेलरी इंडस्ट्री ग्रो करने में आप देखे होंगे कि अभी जैसे जीजेसी एक इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल लेके आ रहा है, उसमें भी हर तरह की ज्वेलरी को प्रमोट किया जा रहा है। जो जेन जी है वो हमारे इंडस्ट्री की तरफ झुकें, उनको एक्चुअल समझ में आए कि ये जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री बून है, हमारे लाइफ की बून है, बैकबोन है। तो उसके लिए हम अक्टूबर नवंबर में बहुत बड़ा इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल ला रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल ये जीजेसी करने जा रही है, जिसके कन्वीनर हमारे दिनेश भाई हैं, हमारे कमेटी मेंबर शुभांकर जी हैं, शुरो जी हैं, और इसमें बड़े से बड़े ज्वेलर, छोटे ज्वेलर सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और इसका यही है फ़ायदा कि इसमें लैब ग्रोन डायमंड, रियल डायमंड, जड़ाव, कुंदन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो आपका लैब ग्रोन डायमंड है, इसका मार्केट डेफिनेटली ये जो कैप है वो काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो इमिटेशन ज्वेलरी नहीं पहनना चाहता, उनके मन में है कि हम रियल ज्वेलरी पहने, रियल डायमंड पहने। तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो कई एक ही सॉलिटर ने अलग अलग साइज़ के, अलग अलग डिज़ाइन के बहुत सारे ज्वेलरी चाह रहे हैं एक ही प्राइस में, तो उनके लिए काफ़ी अफोर्डेबल है। और ये इंडियन मार्केट में पहले तो यूरोप और में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, इंडियन मार्केट में भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ओके, सेनको गोल्ड में लास्ट टाइम बात आपसे हुई थी, अब लैब ग्रोन में तो आप डील नहीं करते, क्या लग रहा है जिस तरह की इमर्जिंग इंडस्ट्री है, क्या कॉम्पीट करने के लिए आप भी इसमें उतरने की तैयारी है? कैसे देखिए, फ्यूचर में नया कंज्यूमर का जो भी डिमांड होगा एज अ रिटेलर, हम सारे रिटेलर को धीरे धीरे आना ही पड़ेगा। तो लैब ग्रोन क्या है ना, डायमंड होता है, या डायमंड आप माइन से लो या डायमंड आप लैब में बनाओ। अभी यंग जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस है कि अपने अर्थ को प्रिजर्व भी करना है और सजना भी है, तो ये इस हिसाब से इसका फ्यूचर हो ही सकता है। एंड आई एम श्योर सब धीरे धीरे सारे ज्वेलर्स एक ऑप्शन कंज्यूमर के लिए लाएंगे। ओके, यानी लैब ग्रोन की तरफ जिस तरह से फोकस बढ़ रहा है, क्या लग रहा है रीसेल वैल्यू की चिंता है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ा मार्केट हो सकता है? नहीं, लैब ग्रोन तो बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। हमने भी अपनी पूरी रेंज इसमें शुरू की है, बाईबैक हमारा भी है इसमें, क्योंकि ये एक तरह से अगर हम देखने जाएं तो फ़र्क क्या है, एक नेचुरल डायमंड और एक लैब ग्रोन डायमंड, दोनों ही डायमंड की कैटेगरी में आते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन कॉस्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क है। जो फ़र्क आज की यंग जनरेशन को एक वो विविधता देता है कि वो खरीद सके, पहन सके और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी कर सके, जो रियल डायमंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके सर, सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, लैब ग्रोन को लेकर भी वही सिमिलर सर्टिफिकेशन है, क्या लग रहा है, या यहाँ पर रीसेल वैल्यू में सर्टिफिकेशन का कितना बहुत अहम रोल हो जाएगा क्या आने वाले समय? एग्जैक्टली अब जैसे नेचुरल डायमंड इट टेक्स सो मेनी ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बनने के लिए, लैब ग्रोन तो एक शॉर्ट पीरियड में बन जाता है, राइट। सो उसके लिए रीसेल वैल्यू के ये जूलर जो मेरे को पैनलिस्ट हैं जैसे बता रहे हैं, इन लोगों ने फार्मूलाज बना रखे हैं परचेज के। फॉर अस आईडीटी एज अ लेबोरेटरी, हमारे लिए द प्रोसेस इज द सेम। हम ज्वेलरी जो नेचुरल डायमंड है उनके लिए भी हम सेम पैरामीटर्स फॉलो करते हैं और लैब ग्रोन के लिए भी। अगर कोई लैब ग्रोन का हमारे पास रीचेकिंग के लिए आता है या हमारे को कोई रिटेलर बायबैक के टाइम पे दोबारा सर्टिफिकेशन करता है, तो हम सारा प्रोसेस दोबारा फॉलो करते हैं और उस पर मेंशन करके देते हैं कि ये लैब ग्रोन डायमंड है। ओके, चलिए अब लैब ग्रोन डायमंड की बात हो गई, गोल्ड की बात हो गई और जितने मुद्दे हैं वो भी बात हो गई। अब चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में काफ़ी हेल्दी करेक्शन हम देख चुके हैं। प्रथमेश जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे चांदी पर, क्या लग रहा है किस तरह का प्राइस ट्रेंड यहाँ से रहेगा? 70,000 के आसपास क्या चांदी खरीदारी बनती है क्या? करेक्शन हो गया है ऑलमोस्ट 75,000 से लेकर नीचे 70,000 तक। मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबिलिटी अच्छा करेक्शन दिया है, तो जो लोगों ने रैली मिस करी है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल मेरे ख्याल से 71,000 के पास में कमोडिटी ट्रेड हो रही है जुलाई वायदा, यह बाई करना चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाला भाव 72,200 यानी करीब 1,200 रुपये यहाँ से आपको तेजी जो है चांदी में देखने को मिल सकती है। ओके सायम, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, चांदी को लेकर आपका प्राइस ट्रेंड क्या लग रहा है, इस साल के लिए क्या बैंड देखते हैं चांदी में? चांदी मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये भाव 500-700 रुपये और घट सकता है। 18 जून 25 जून तक के आसपास तक की चांदी के अंदर थोड़ा 20 से 25 दिन और मंदी के रहेंगे। जैसे ही ये जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास जो चांदी है वो 85,500 के आसपास 4 से 5 महीने के अंदर आ सकती है। मतलब मैं इसके लिए टेम्पररी थोड़ा भाव नीचे आएगा, लेकिन आगे जाके मैं काफी तेजी में हूँ चांदी के अंदर।
ओके, आगे जाके यानी अच्छी तेजी लग रही है। हमारे सभी मेहमान 10-10 सेकंड आप लोगों से लेंगे। चांदी को लेकर इस साल का क्या प्राइस बैंड देख सकते हैं, लोअर में क्या, अपर में क्या, फटाफट से बताइएगा। लोअर चांदी पहले भी हम लोग 70,000 देख चुके हैं बहुत साल पहले, और अभी भी उसी रेंज में चल रहा है। बीच में थोड़ा उठ गया था, अभी नीचे, बट द रेंज विल बी मच वाइडर देन गोल्ड। द रेंज विल बी एनीवेयर बिटवीन 70 to 75। ओके, आप क्या देखते हैं लेंस? देखिए चांदी मेरे ख्याल से गोल्ड के सामने आउट परफॉर्म करेगी, बेटर प्राइस आएगा इस साल में। हर डिप पे चांदी आप बाय कर सकते हैं, और इस बार जो हम इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं उसमें चांदी को भी हमने इंक्लूड किया, और पूरे इंडिया में जो है वो चांदी की बाइंग पे स्पेशल प्राइजेस वगैरह भी रखे हैं हमने, और हर परचेज में एक चांदी का सिक्का हमने फ्री रखा है। सर, चांदी का प्राइस रेंज आप क्या देख रहे हैं? देखिए अभी तो 70,000 का आसपास चल रहा है, तो हम लोग नीचे में 65, 66 to 90,000 देख रहे हैं। 90,000 भी इस साल के अंत तक आ सकता है। अपर रेंज आप क्या देखते हैं, कौन सा रेंज? मैं भी मनोज जी से सहमत हूँ कि आउट परफॉर्म करेगा, और 85 to 90 का रेट देख रहा हूँ। ओके, यानी 55,000 से 65,000 के बीच में सोना, और ऊपर में चांदी 65 से 90,000 तक भी ऊपर की तरफ चांदी जा सकती है। ये कुल लबोलबाब गोल्ड और सिल्वर को लेकर आ रहा है। तो हमारी ये खास पेशकश बुलियन स्पेशल में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।